Okay, so I hope the screen is visible to all those which are attending online. So we are going to start with chapter number 12, kinematics of a particle. Now, as we have discussed earlier in the week, that is yesterday, that this course comprises of two major parts. The first one is dynamics of a particle, and the second one is dynamics of a rigid body. So initially we are going to start with dynamics of a particle, and in that dynamics there are two parts. The first one is kinematics of a particle, and the second one is kinetics of a particle. Now, in order to perform the kinetic analysis, there are various methods of performing that kinetic analysis. जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि जब आप काइनेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, यानी आप उन फोर्सेस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी एनालिसिस में, तो फिर आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. The first one is force acceleration method of kinetic analysis. The second one are work energy methods, and the third one are impulse and momentum method. So ये तीन different methods हैं of performing the kinetic analysis. Depending upon the set of data जो कि आपके पास available है और जो unknowns हैं उनको देखते हुए आप इनमें से जो भी best suitable method है उसको solve करते हैं. मसलन जो force acceleration method है, as the name indicates, they are going to relate forces with acceleration. तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिसमें आपको फोर्सेस और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप चाहिए, आप फोर्स एक्सेलरेशन मेथड के थ्रू करते हैं. इसी तरह जो सेकंड काइनेटिक्स का मेथड है जो कि वर्क एनर्जी मेथड है, अगर मैं आपसे पूछूं जो यहाँ मौजूद है कोई एक वॉलंटियर के वर्क को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा है, हाउ डू यू डिफाइन वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप वर्क को डिफाइन करते हैं. तो ये जो वर्क एनर्जी मेथड है ये आपको फोर्सेस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस का रिलेशनशिप देते हैं. अगर वो प्रॉब्लम्स जिसमें फोर्सेस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है तो फिर आप उसके लिए वर्क एनर्जी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द काइनेटिक एनालिसिस. इसी तरह इंपल्स एंड मोमेंटम जो थर्ड मेथड है काइनेटिक एनालिसिस का, ये फोर्सेस, वेलोसिटी और टाइम को आपस में रिलेट कर रहा होता है. तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिसमें आपको एफ, वी और टी का रिलेशनशिप चाहिए, आप जो है वो इंपल्स एंड मोमेंटम के साथ सॉल्व करते हैं. अब जब आप ये तमाम मेथड्स पढ़ लेंगे, प्रोबेबली मिड टर्म में तो नहीं लेकिन फाइनल में जब आप ये तमाम मेथड्स पढ़ चुके होंगे तो फाइनल में किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि आपने काइनेटिक एनालिसिस करनी है और इसमें ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है. आपने खुद डेटा को देखते हुए कि कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसकी बेसिस पे कौन सा बेहतर तरीका होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आप कर सकते हैं. प्रोबेबली ज्यादातर काइनेटिक्स के प्रॉब्लम्स तीनों तरीकों से सॉल्व किए जा सकते हैं. बाइंडिंग आप पे कभी भी कोई नहीं होगी कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, आपने खुद अपनी जजमेंट के हिसाब से जो बेस्ट सुटेबल मेथड है उसको इस्तेमाल करना है. वो प्रॉब्लम तीनों तरीकों से सॉल्व हो जाएगी. लेकिन होगा क्या, हो सकता है किसी एक तरीके से वो 3 स्टेप्स में सॉल्व हो, दूसरे तरीके से वो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए, और जो शॉर्टेस्ट तरीका होगा उससे हो सकता है वो सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाए. तो आपने अपने टाइम को भी मैनेज करना होता है, और उस टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसको इस्तेमाल करें. तो काइनेटिक्स के हम ये तीनों मेथड बड़ी तफसील के साथ जो है वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे. ओके, दीज आर द टॉपिक्स. जिस तरह स्टैटिक्स में हम डिफाइन करते थे एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के कवर कर रहे होंगे. और जिस तरह मैंने कल भी डिफाइन किया था, ये चैप्टर आपका चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स और मे बी 5 वीक्स तक आपका यही चैप्टर जो है वो चलेगा. एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू काइनेटिक्स. इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे जो कि रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स है. स्ट्रेट लाइन मोशन से हम स्टार्ट करेंगे. उसमें फिर 2 टॉपिक्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. वन इज कॉन्टिन्यूस मोशन, द अदर वन इज इरेटिक मोशन. ये जो बोल्ड हुआ है कॉन्टिन्यूस मोशन, ये मैंने सिर्फ बोल्ड इसलिए किया है कि वी आर गोइंग टू कवर दिस फर्स्ट टॉपिक इन टुडेज 2 आवर क्लास. इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हम आज जो है वो सॉल्व करेंगे थ्योरी के साथ साथ. बाकी रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स, इरेटिक मोशन हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल कर्विलिनियर मोशन, और फिर उस कर्विलिनियर मोशन को हम 3 डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स में जो है वो डिस्कस करेंगे. एंड देन फाइनली द लास्ट 2 टॉपिक्स व्हिच आर एब्सोल्यूट डिपेंडेंट मोशन एनालिसिस
एंड रिलेटिव मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स, इसको हम इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, ये जो पहले दो टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, वन इज रेक्टिलिनियर काइनेमैटिक्स कंटिन्यूअस मोशन, द अदर वन इज रेक्टिलिनियर काइनेमैटिक्स इरेटिक मोशन। Now, can any one of you define what is the difference between continuous motion and erratic motion? कोई एक random definition, फिर उसके बाद हम तफसील के साथ इसको डिस्कस करते हैं। Erratic का लफ्जी माने क्या है? What is the meaning of this word erratic? Irregular, ठीक है? So continuous motion से क्या मुराद है? अगर आप किसी particle का motion, if you can define the motion of that particle using a single mathematical function, using a single polynomial, then that particle is following continuous motion. However, अगर आपके पास वो particle different time intervals में different functions follow करे, मसलन पहले 10 सेकंड में कहता हूं कि वो एक पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है, 10 से 20 सेकंड्स तक वो डिफरेंट पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है, यानी उसका बिहेवियर इरेटिक है, उसका बिहेवियर इरेगुलर है, किसी एक सिंगल मैथमेटिकल फंक्शन को वो फॉलो नहीं कर रहा, तो देन दैट इज अ केस ऑफ इरेटिक मोशन। उन प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करने हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो कवर करेंगे, linear motion and so on. So let us start with today's topic, which is rectilinear kinematics and continuous motion. But before moving on to rectilinear kinematics, continuous motion, this is the definition जो कि हमने already yesterday class में जो है वो cover कर ली थी. That is kinematics is the study of particles motion without regard to the forces which are being involved in that particular case. However, kinetic involves the forces as well. Dynamics को हम दो branches में divide करते हैं, kinematics और kinetics में. Kinematics is just to find out the relationship between the displacement, velocity and acceleration of that system, whereas in kinetics we are going to involve the forces as well which are actually moving that particle. Okay, so starting with this first topic, which is rectilinear kinematics, continuous motion. First of all, a particle को हम define किस तरह करते हैं? A particle has mass but negligible size and shape. So our applications will be limited to those objects that have dimensions that are of no consequence in the analysis of motion. ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसमें अपने तमाम, बेशक वो कार है, रॉकेट है, उन तमाम चीज़ों को एज अ पार्टिकल लेके जो है वो उनको मॉडल कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से सारी मॉडलिंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो हम पार्टिकल को पॉइंट मैस के तौर पर कंसिडर करते हैं। अ पार्टिकल कैन मूव अलोंग आइदर अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको हम रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स कहते हैं, और कर्व पाथ, जिसको हम कर्विलिनियर काइनेमेटिक्स कहते हैं। So since this topic is rectilinear kinematics, so we are going to limit that particle जिसकी भी हम analysis कर रहे हैं, that particle is constrained to travel along a straight line. So the kinematics of this motion is characterized by specifying at any given instant the particle's position or displacement, velocity and acceleration. So kinematics is basically finding the relationship between the displacement, velocity and acceleration of the particle without involving the forces which are actually producing that motion. Okay, now the first thing which comes under this kinematics heading is position. How do you define the position of a particle? So let us consider a particle which is traveling along this straight line path as shown to you. The straight line path of this particle will be defined using a single coordinate axis, which is say s-axis being denoted here. या कोई भी एक axis x कर लें, y कर लें, z कर लें, कोई एक axis के थ्रू आप उस particle का जो path है उसको define कर सकते हैं. Since this particle is constrained to move along this straight line path, so you are going to use only one axis, which is that straight line axis, in order to define the kinematics of this particle. The origin O on the path is a fixed point, and from this fixed point, the position vector R is used to specify the location of the particle at any given instant. अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक instant पे you need to define the position of this particle. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि at any one instant, this particle is located at this particular position, which is position P, and you need to define the position of this particle. पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल डिफाइन करने के लिए आप एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, और वो जाहिर है पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर किसी ना किसी रेफरेंस के साथ, किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के साथ आप उसको रेफरेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो फिक्स पॉइंट जो है वो ओरिजिन O है। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल,
you have placed a position vector r. This position vector r is basically defining the position of this particle at this particular instant from the fixed origin O. Now, since r is always along the s-axis, we are talking about straight line motion, rectilinear kinematics की बात कर रहे हैं. तो throughout the motion, this particle is traveling along single axis. तो चूंकि वो single axis के along travel कर रहे हैं, हर दफा ये जो position vector होगा, it is going to be directed along that. डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, यानी एरो हेड कभी राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, लेकिन वो होगा इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग. सो सिंस आर इज ऑलवेज अलोंग द एस एक्सिस, सो इट्स डायरेक्शन नेवर चेंजेस, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल जो है वो इस इंस्टेंट पे यहाँ मौजूद है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे यही पार्टिकल यहाँ मौजूद हो जाता है. सपोज ये कोऑर्डिनेट 5 है इस एक्सिस का, ये कोऑर्डिनेट 7 है, तो आप इस तरह 5 और 7 की मदद से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एट एनी गिवन इंस्टेंट. इसका डायरेक्शन इसी आर एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा होगा डिपेंडिंग इट्स अपॉन इट्स पोजीशन. सो इट इज ऑफन कन्वीनियंट, जब हम सिंगल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेक्टर्स हम अलजेब्राइक इसके से इसकी पोजीशन को जो है वो डिफाइन कर दें. क्योंकि वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है वेक्टर्स के साथ फिर और चीजें एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं सो ऑन. तो चूंकि आपके पास जो पार्टिकल है इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दैट सिंगल एक्सिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेक्टर एनालिसिस यू कैन यूज अलजेब्राइक स्केलर एस फॉर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल. फॉर एग्जांपल अगर ये 5 पे मौजूद है तो आप इसको +5 से रिप्रेजेंट कर दें. अगर यही पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे साइड में मौजूद है फ्रॉम द ओरिजिन और से ये पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो 3 बनता है, तो आप इसकी पोजीशन को जो है वो -3 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेक्टर्स आप अलजेब्राइक स्केलर की मदद से इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं +-s के साथ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? The magnitude of S and R is the distance from O to P, and the sense or arrowhead direction of R is defined by the algebraic sign of S. जिस तरह अभी बात हुई, अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे ओरिजिन के लाई करता है तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड यूजिंग द पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी S. अगर यही पार्टिकल टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द ओरिजिन लाई करता है तो यू आर गोइंग टू यूज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ S टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल. Is it clear to all of you? Okay, how do you define displacement? Anyone volunteer? Shortest distance between two points. अब यहाँ तो ये travel ही along the straight line कर रहे हैं, तो उसी straight line के along उन दो positions के दरमियान जो distance है वो एक तरह से आपकी displacement हो जाती है. So consider this figure कि at time t this particle is located at position P. At time t plus delta t, this particle is located at a new position P dash towards the right side of P. So if I ask you to define the displacement of this particle during this time interval delta t, this is the position vector r which defines the position of this particle when it is at P. This is the position vector r dash which defines the position of this particle when it is located at P dash. So the displacement delta r vector is basically equal to r dash vector minus r vector. So the displacement is going to be r dash vector minus r vector. But since we are talking about the algebraic scalar quantities, so instead of using this delta r vector, we can also use this delta s to define the displacement of this particle. That is delta s is s dash minus s. So if s dash is greater than s, the displacement is going to be a positive quantity. If s dash is less than s, then the displacement is going to be a negative quantity. On the position of this particle, the new position of this particle with reference to the old position, the displacement can either be a positive quantity or the displacement can either be a negative quantity. Is it clear to all of you कि displacement क्या होती है और ये positive negative क्यों हो सकती है? Okay, now this particular sentence is very important. Displacement of a particle must be distinguished from the distance traveled by the particle, which is always a positive scalar quantity that represents the total length of path over which a particle travels. Now,
कुछ प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज के या एग्जांपल्स ऐसी होंगी जिसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसमें आपसे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात, जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आप वेरिएबल या अल्फाबेट एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अल्फाबेट एस टी। तो जब जब आपसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाए आप ये एस फाइंड कर रहे होंगे, जब जब आपसे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप एस टी का अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल। फर्क क्या है दोनों में, थोड़ा सा इसको गौर से देखें। इसी फिगर को हम कंसिडर करते हैं, ये आपकी वो एक्सेस हैं, ओरिजिन आपका यहाँ है विच इज दिस ओरिजिन ओ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इनिशियली दिस पार्टिकल इज एट दिस ओरिजिन ओ, वो पार्टिकल जो है वो इस ओरिजिन के ऊपर लोकेटेड है। टाइम इंटरवल में उसका मोशन कुछ इस तरह का था कि फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड दिस पार्टिकल ट्रेवल्स टूवर्ड्स द राइट साइड, और वो यहाँ मौजूद होता है। सपोज t इक्वल टू 2 के ऊपर ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है। उसके बाद t इक्वल टू 5 के ऊपर ये पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन से मूव करता करता इस पोजीशन पे आ जाता है। सो t इक्वल टू 5 जो है उस पर ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आ जाता है, यानी टूवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ आ जाता है। उसके बाद t इक्वल टू 7 के ऊपर यही पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता है। सो दिस इज t इक्वल टू 7 जिसपे ये इस पोजीशन के ऊपर लाई करता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि यू नीड टू फाइंड आउट the overall displacement of this particle during this 7-second time interval, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी कि अगर हम थोड़ा सा इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्ट। इनिशियल पॉइंट जो कि ओरिजिन था, टोटल ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। सो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट हर एक को क्लियर है कि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे यहाँ ट्रेवल किया, t इक्वल टू 5 तक यहाँ पहुंच गया, और t इक्वल टू 7 पे वो यहाँ तक पहुंच के स्टॉप हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पार्टिकल की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो इसकी जो ओरिजिन वाली इनिशियल पोजीशन थी उससे फाइनल पोजीशन तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया। द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। वो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो भी बनता हो वो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। सो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंट्स the total length of the path on which that particle has traveled throughout that time duration. So distance हम करते क्या है कि इस पार्टिकल की जो पाथ है उसको ट्रेस करते हैं। इट मींस कि अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें तो इट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इन तीनों लेंथ को मैं सम करूंगा तो मुझे उस पाथ की लेंथ मिल जाएगी जिसके ऊपर इस पार्टिकल ने 0 से लेकर 7 सेकंड्स के दौरान ट्रेवल किया है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, क्योंकि दैट डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ दैट पाथ, so that length is always going to be a positive quantity. Displacement can be positive or negative depending upon the particle's final position with respect to its initial position. However, the distance traveled is always going to be a positive quantity. So this is the difference between S and ST. I hope कि S और ST का difference हर एक को पता चल गया है। Any okay, the next काइनेमेटिक टर्म जो कि आप फ्रीक्वेंटली इस कोर्स में इनकाउंटर कर रहे होंगे, इट्स द वेलोसिटी। हाउ डू यू डिफाइन दिस वेलोसिटी? एनीवन वॉलंटियर जो यहाँ मौजूद हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास यही फिगर है, द पार्टिकल जो है इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी v व्हेन इट इज एट पोजीशन p, and then it was moving with a velocity v dash when it is at position p dash. जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी वेक्टर। However, we are not interested in finding the average velocity. We are more interested in finding the instantaneous velocity of the particle. अब वो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप करते क्या है कि इस डेल्टा टी को अगर आप
छोटा करते चले जाएं, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इट कम्स आउट टू बी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बट अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखें, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में? इट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? द स्मॉल चेंज which is occurring in that quantity for delta t approaches to zero. So आपके पास basically ये limit delta t approaches to zero delta r by delta t represents the derivative of this path s. So you can say that velocity is equal to dr by dt. So dr by dt की मदद से आप velocity find कर सकते हैं, लेकिन again we are talking about straight line motion. So instead of differentiating a vector quantity, हमें पता है इसमें डायरेक्शन चेंज तो आएगी नहीं, आपके पास ये पाथ जो है, ये पाथ जो है जो स्ट्रेट लाइन पाथ है। So आप instead of using this dr by dt, you can find out the velocity by simply differentiating that path function s. So अगर आपके पास किसी टाइम पे भी किसी प्रॉब्लम के लिए भी s जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिफाइन हुई है एज अ फंक्शन ऑफ time. So if s is defined to you as a function of time और आपसे कहा जाए कि velocity find out करें, so you can simply differentiate that s with respect to time in order to find out the velocity. For example, मैं आपसे कहता हूं कि a particle is traveling along a straight line and its displacement is given to you as s is equal to t square. ठीक है, s equal to t square displacement है, आपसे कहा जाए velocity find out करें, तो velocity क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2t आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी. सो व्हेनेवर s is given to you as a function of time, you can simply differentiate it with respect to time once in order to find out the velocity. So if s is given to you as t square, v would be equal to 2. वैल्यू फाइंड करें तो t की वैल्यू 5 पुट कर दें, आपके पास 2 into 5 which is equal to 10 meters per second या फुट पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी आ जाएगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? ये दोनों आ सकती हैं. वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, वेलोसिटी आपके पास डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइम. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? Time is always going to be a positive quantity. It means that the direction of velocity will depend upon the direction of displacement. If the displacement is going to be a positive quantity, the velocity is positive, meaning that the particle is traveling towards the positive axis. If the displacement is going to be negative, the velocity will be automatically going to be a negative quantity, thereby meaning that the particle is traveling towards the negative side of the axis. या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेवल करे तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव आनी चाहिए. इट मींस कि आपके पास डेल्टा एस उस केस में नेगेटिव होगा. या अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, इट मींस दैट आपके पास एस डैश जो है वो एस से बड़ा है. इन अदर वर्ड, दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस. तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हैं. एस डैश जिनसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट आती है, और उसी डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है. आई होप दैट वेलोसिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन. इससे पहले एक्सेलरेशन फिजिक्स में आप किस तरह डिफाइन करते रहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v व्हेन इट इज एट this position, and later it is traveling with a velocity v dash when it is at position p dash. अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो उसी तरह द एवरेज एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. बट सिंस वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसी तरह डेल्टा टी को जो है वो शॉर्ट करते चले जाएंगे until delta t approaches to 0, and we can get the instantaneous acceleration a equal to limit delta t approaches to 0 delta v divided by delta t, and by the definition of derivative, this is basically a equal to dv by dt. In other words, if velocity is
गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको सिंपली आप एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगी। जिस तरह से पहले हमने कहा था, अगर आपके पास s इक्वल टू से टी क्यूब है, ठीक है, सो इफ s इज इक्वल टू टी क्यूब, आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3t स्क्वायर, आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 6t। तो आपने एक दफा डिफरेंशिएट किया डिस्प्लेसमेंट को, आपको वेलोसिटी मिल गई, आपने एक और दफा डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी? Acceleration depends upon delta v and delta t. Since delta t is always going to be a positive quantity, so acceleration totally depend upon the direction of this delta v. If delta v is positive, that is v dash is greater than v, आपके पास acceleration positive आएगी। और positive acceleration का physical मतलब क्या है कि पार्टिकल के स्पीड के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है, तो वो पार्टिकल जो है वो स्पीड अप हो रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगी। ऑल्टरनेटली इफ v डैश इज लेस देन v, दैट इज आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, और आपके पास एक्सेलरेशन भी उसी हिसाब से नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं क्या है? रिटार्डेशन कहते हैं। तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर आ रही है तो उसका फिजिकल मतलब क्या है कि स्पीड के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ रही है, और अगर वो उसी रेट के साथ डिसेलरेट करता रहा, रिटार्डेशन भी कहते हैं डिसेलरेशन भी कहते हैं, तो अगर वो डिसेलरेट करता रहा उसी रेट के साथ, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसपे वो जाके स्टॉप हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ये दो चीजें पॉजिटिव होती है तो हम उसको जनरली एक्सेलरेशन टर्म करते हैं, नेगेटिव होती है तो हम उसको डिसेलरेशन जो है वो कह रहे होते हैं। आई होप कि ये तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हैं। पोजीशन किस तरह डिफाइन करनी है यूजिंग अ पोजीशन वेक्टर, और जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन है तो अलजेब्राइक स्केलर के साथ हम डिफाइन करते हैं। जहां तक ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट का है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। उसमें फिर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपसे किसी प्रॉब्लम में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है तो फिर उसका तरीका क्या होगा वो हम तफसील के थोड़ा सा डिस्कस भी किया, उसको प्रॉब्लम के साथ लिंक कर देंगे। फिर वेलोसिटी किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन किस तरह डिफाइन करते हैं, ये तमाम चीजें अभी हमने की हैं। सो एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें अभी तक की इन टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से, जो ऑनलाइन अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली यू कैन रेज योर हैंड। मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा ऑफ करता हूं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ओके, दोबारा शेयर कर देता हूं, कोई क्वेश्चन चूंकि नहीं है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर करो, नेक्स्ट स्लाइड। किससे? नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर केस। अगर आपको मैट्रिक एफएससी की फिजिक्स याद हो तो उसमें हमने कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस
पढ़ी थी? Can anyone of you define what those acceleration equations were? कुछ याद है? ये तीन इक्वेशन थी. Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus half At square, 2As equal to Vf square minus Vi square. Okay. कहाँ से आ रही थी ये इक्वेशंस? Anyone volunteer a student please? ये इक्वेशंस हमें कहाँ से मिली थी, कोई आइडिया? चलें थोड़ा सा बात करते हैं उन इक्वेशंस की. सो अभी पहले हमने बात की है कि हमारे पास whenever a particle is traveling along a straight line, we define the velocity using v equal to ds by dt, and we define the acceleration using the relationship a equal to dv by dt. That is, we are going to differentiate once that displacement function with respect to time in order to find out the velocity. We are going to differentiate that velocity function once with respect to time again in order to find out the acceleration function. Okay, now अगर आपके पास एक ऐसा problem है in which you don't have the time variable involved, rather आपके पास acceleration है, उस problem में आपके पास velocity है और आपके पास displacement है. In other words, a, v और s उसमें involved हैं, time variable का कहीं जिक्र नहीं है. Then क्या करेंगे आप थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, विच इज ए डी एस इक्वल टू वी डी वी. ये इक्वेशन कहाँ से आई है? इन पहली दोनों इक्वेशन से आपने टाइम वेरिएबल या डी टी को एलिमिनेट किया, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस थर्ड इक्वेशन विच इज ए डी वी इक्वल टू ए डी एस इक्वल टू वी डी वी. व्हेनेवर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपको ए एस और वी का रिलेशनशिप चाहिए, तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 3 rather than using equation 1 and equation 2. ये किस तरह equation 3 derive हुई है? अगर आप थोड़ा सा equation 1 को देखें, dt आपके पास आ जाएगा ds over v. इसी तरह equation 2 से dt आपके पास आ जाएगा dv over a. दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दें, a ds इक्वल टू v dv आ जाएगा. ये equation क्या कह रही है कि अगर आपके पास acceleration as a function of displacement के तौर पे है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के तौर पे और आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में पढ़ी हैं. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस क्या हैं? लेट अस से दैट द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, but it is moving with constant acceleration. अब constant acceleration जज आप कैसे करेंगे? या तो आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि वो केस constant acceleration के, यानी क्वेश्चन की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में मौजूद हो कि the particle is traveling with constant acceleration. या सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं with a function of displacement s equal to t square. Is it a case of constant acceleration? S equal to t square. Is it a case of constant acceleration? Velocity क्या होगी? 2t. Acceleration क्या हो जाएगी? 2. So this 2 is constant thing. So it is a case of constant acceleration. तो depending के उस प्रॉब्लम में या तो क्लियर कट स्टेटमेंट में लिखा हो constant acceleration, अगर स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ तो यू कैन ऑलवेज जज के ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है नहीं बाय टेकिंग अ लुक एट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फंक्शंस. So suppose that particle is traveling along a straight line with constant acceleration. अब आपसे कहा जा रहा है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं. वो अभी जो मैंने आपसे सवाल किया था वो इक्वेशंस कहाँ से आई हैं? वो आपकी यही जो तीन जनरल इक्वेशंस हैं, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद इन दोज स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल और फाइनल. वो कंडीशंस क्या हैं? एट t equal to 0, s equal to s naught and v equal to v naught. At t equal to t, जो फाइनल कंडीशन है, t equal to t, s equal to s and v equal to v. So इन इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के दरमियान आप इन्हीं तीन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो मिल जाएंगी. कैसे मिलेंगी? स्टार्टिंग विद दिस वन. हमने पिछले स्लाइड पे देखा था
A equal to dv by dt. Now since we are talking about constant acceleration, तो just to differentiate it from A, मैंने इसको AC के साथ जो है वो डिनोट कर दी है. So AC is dv by dt और dv is equal to AC dt. दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट कर लिया है, जो अभी मैंने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v नॉट, यानी ये पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था जिसको मैंने v नॉट से डिनोट किया है, एंड this particle was located at position coordinate s naught. So at t equal to 0, s equal to s naught, v equal to v naught, and final conditions क्या है? t equal to t, s equal to s, and v equal to v. So जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा within those limit, तो वहां से मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसका हम स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे, v equal to v naught plus act. In this case, v represents the final velocity of this particle, v naught represents the initial velocity of this particle, and t represents the time interval between first instant and the second instant. So this is how you can derive this particular equation of constant acceleration, the first equation. अब इस equation को हम modify कर सकते हैं depending upon our own boundary conditions. मतलब मैं आपसे कहता हूँ the particle starts from rest. अगर वो rest से start करेगा तो what is going to be the value of this v naught? 0 हो जाएगी. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ initially the particle is located at the origin, तो अगर origin से start करेगा तो s naught क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो depending upon our own problem we can always modify these constant acceleration equations कि वो rest से start कर रहे हैं तो v naught 0 हो गया, अगर वो origin से start कर रहे हैं तो s naught आपका 0 हो जाएगा. The second equation is s equal to s naught plus v naught t plus half act square. आपने इसको इसी फॉर्म में पढ़ा था, सिवाय s naught इसमें मिसिंग था. जो हमने मैट्रिक FSC की फिजिक्स में पढ़ा था वो s equal to vit plus half at square होता था. वो डिपेंड करता है हमारी इनिशियल पॉइंट क्या है, s naught क्या है. अगर तो वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो ये वही इक्वेशन है जो आपने मैट्रिक FSC में पढ़ी थी. अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता बल्कि किसी और पोजीशन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करता है तो वो s naught की वैल्यू बन जाएगी. और ये आई किस तरह इक्वेशन, आपने जो सेकंड इक्वेशन है v इक्वल टू ds ओवर dt, उसको इन लिमिट्स के दरमियान जो है वो इंटीग्रेट किया है, तो आपको ये सेकंड इक्वेशन जो है वो मिल गई. आई होप कि इंटीग्रेशन आप कर लेंगे. अगर इसको नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे घर पे जाके एक दफ़ा जो है वो दोबारा इंटीग्रेट करके देख लें. द थर्ड इक्वेशन वाज जिसको आप 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर कह रहे थे, वो कहाँ से आई है? आपने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ads इक्वल टू v dv को इंटीग्रेट किया है विद इन दोज लिमिट्स, तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ac s माइनस s नॉट. अगेन अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो s नॉट 0 हो जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो कि मैट्रिक FSC में आपने पढ़ी थी. सो समराइजिंग अवर टुडेज टॉपिक, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रोबेबली 10 सवा 10 तक ब्रेक नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह भी चलिए. मैं चाहता हूँ एक ही गो में हम चलें और बजाय 10:30 के वी आर गोइंग टू स्टॉप द क्लास एट अराउंड 10 या सवा 10 बजे आपकी जो है वो क्लास खत्म हो जाएगी. तो समराइजिंग अवर टुडेज टॉपिक, इफ अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और आपको अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं तो यू कैन यूज दीज 3 जनरल इक्वेशंस फॉर डिफाइनिंग द काइनेमेटिक्स ऑफ दैट पार्टिकल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. आप उसकी जो है फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज 3 जनरल इक्वेशंस. हाउएवर अगर आपको सवाल में क्लियर कट गिवन है या फंक्शन कोई ऐसा गिवन है कि यू कैन जज दैट दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डायरेक्टली आप इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस 4, 5 और 6 का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन भी यूज करेंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इन्हीं 4, 5, 6 में से किसी इक्वेशन पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वो डेरिवेशन खामखा में आप करके अपना टाइम जाया कर रहे होंगे. तो कोशिश करें कि अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर कट गिवन है कि दिस पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो you can directly use equation 4, 5 and 6. However, if that is not a case of constant acceleration, then you can use these 1, 2 and 3 general equations in order to solve that particular problem. Clear? Any question which you want to ask regarding the rectilinear kinematics continuous motion? कोई क्वेश्चन जो आप करना चाहें ताकि अब हम इन चीज़ों को या इन इक्वेशंस को जो हमने पढ़ा है इसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करके थोड़ा सा
इन इक्वेशंस का इस्तेमाल देख लें। चलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की है, अगर तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके पास एक पार्टिकल है या जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं, मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूं, फ्रीली वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, इज इट अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिंग एक्सेलरेशन? व्हाई? बिकॉज थ्रू आउट दिस मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपके पास ये जो पार्टिकल है इट इज अंडर अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं दे कैन बी ट्रीटेड by using equation number 4, 5 and 6. They can be solved by using equation 4, 5 and 6. तो जब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए या सिंपली फ्री फॉलिंग मोशन, आप कोई चीज़ हवा में उछाल लें और वो ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो वो तमाम प्रॉब्लम्स जिसमें इस तरह का फ्री फॉलिंग मोशन इन्वॉल्व हो, इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन 4, 5 और 6 in order to solve that particular problem. Is it clear? ओके अभी चूंकि एग्जांपल्स में एक उस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको वहाँ तफसील के साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके स्लाइड को शो करने का मकसद और कुछ नहीं है। स्टैटिक्स में भी जिस तरह हमने बात की थी कि हर टॉपिक के बाद बजाय इसके कि आप वो 40, 45 या 50 प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो कोशिश मैंने की है कि आपको 5, 6, 7 प्रॉब्लम एक्सरसाइज के एटलीस्ट दे दिए जाएं। अगेन ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि the student should only focus on these 4 or 5 problems. These are the minimum problems which every student should solve it. बाकी आपको जितना टाइम मिलता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं और किसी भी इवैल्यूएशन में उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो काइंडली कोशिश करें कि इसको मिनिमम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के तौर पे लें रादर देन इसी के ऊपर फोकस करें। आप ये तो मिनिमम करें ही करें, जितना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना सिर्फ इस बुक से बल्कि किसी भी और बुक से सॉल्व करेंगे, that would help you in better understanding this topic as well as performing better in subsequent evaluations जो भी आपकी होंगी। Okay, starting with the first problem of this course, Engineering Dynamics, starting with example 12-1. During a test, the car shown below moves in a straight line such that for a very short time, its velocity as a function of time is defined to you as v equal to 3t square plus 2t feet per second. You need to determine its position and acceleration after t equal to 3 seconds. So the car is traveling along a straight line. आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास velocity as a function of time मौजूद है. You need to determine के 3 सेकंड के बाद what is going to be the position and acceleration of this car. When t equal to 0, s is equal to 0. In other words, at t equal to 0, this car is located at the origin. So अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, क्या आप मुझे इनिशियल कंडीशंस v की बता सकते हैं, जज कर सकते हैं? What is going to be the initial velocity of this car? As per this function, v equal to 3t square plus 2t, once you put the value of t to be equal to 0 in this velocity function, you will get the value of v to be equal to 0. Therefore, this car is basically starting from rest at t equal to 0. तो अगेन फंक्शंस की मदद से आप कंडीशंस, अपनी बाउंड्री कंडीशंस जो है वो अगर कोई मिसिंग भी है तो आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, क्या करेंगे पोजीशन फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए? या चलें पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? एक सेकेंड अब्दुल्ला लियाकत, नहीं पहले आप जो तरीका बता रहे हैं थोड़ा सा उसको बताएं ताकि बाकी लोग गलती ना करें। जी वो तरीका बताएं। नो टॉकिंग प्लीज। ठीक, मैंने कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, सपोज x फुट पर सेकंड आ गई, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन के लिए इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ओके, अब आपने ये दूसरी गलती की है, ठीक है। हाउ यू हैव जज दैट इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? The velocity function is given to you
Once I differentiate this velocity function, I will get a equal to 6t plus 2. Is it a case of constant acceleration? 6t plus 2. 6t का मतलब क्या है? The acceleration is also varying with respect to time. So if the acceleration is varying with respect to time, can I use that equation? So ये तो आपकी दूसरी गलती का करेक्शन है कि सबसे पहले आपने जज करना है कि क्या ये केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का या नहीं. केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं है. अब अगर मैं पहली गलती की तरफ जाऊं और यहाँ डायरेक्टली वेलोसिटी की वैल्यू में 3 पुट कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी x फुट पर सेकंड आ जाएगी, विच इज अ कांस्टेंट थिंग. उसको मैं जब एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगी? d कैपिटल x जो कि कांस्टेंट इज dt. कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? 0. तो क्या ये एक्सेलरेशन 0 वाला केस है? नहीं. तो ये वो दूसरी गलती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे. सो सोल्यूशन करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 3t स्क्वायर. आई होप कि विजिबल है हर एक को ये. सो सिंस v इज ds by dt, अगर मैं s की बात करूं तो ds इज इक्वल टू v dt, और मैंने फिर इसको विद इन दोज लिमिट्स इंटीग्रेट किया तो मेरे पास s आ गया t. जी अच्छा, उनमें से 2 लोगों ने हैंड रेस किए हैं. ठीक है, अभी मैं ये प्रॉब्लम खत्म करके सुहेब आपसे और हारिस आपसे जो है वो क्वेश्चंस लेता हूं. बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द क्वेश्चन. माइक मेरा अनम्यूट हुआ हुआ है. एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयरिंग का. मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ. उनमें चेक करें किसी को स्क्रीन नज़र आ रही है. क्योंकि यहाँ से मैं शेयर कर भी रहा हूँ तो वो हो नहीं रही शेयर. नहीं आ रही. चलिए एक काम करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ. लेकिन ऑलरेडी लोग मौजूद हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है उसका.
आई होप कि अब स्क्रीन विजिबल है, चेक कर लें उनसे। ओके, आई होप कि द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ जो ऑनलाइन है। रिस्पॉन्स आया किसी का? विजिबल नहीं है? जी ऑनलाइन जो है अब्दुल्ला लगत, आपने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है चेक करने के लिए। जी एनीवन स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन है? अदील अजमल, स्क्रीन विजिबल है आपको? सोहेब मसूद, नहीं है विजिबल? आप स्क्रीन बंद करके ट्राई करें पूरे कह रहे माइक ऑन कर देगा। किसका? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका माइक आपने म्यूट किया था। सबसे पहले लैंग्वेज की लिस्ट होगी। ये ब्रेक में सर स्लाइड्स विजिबल नहीं है सर अभी भी। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Sir, net connection is very slow, sir. ओके, आप ये बताएं कि स्लाइड क्या विजिबल है? नो सर। No. स्क्रीन हसन क्लास में बैठा है। हाँ जी कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे। सोहेब, स्लाइड्स विजिबल हैं? No, sir. Still no. No, sir. No, sir.
एक्सक्यूज मी सर, सर आज क्लास एंड कर देते हैं। चलें, ये आपका ऑप्शन फिलहाल साइड कर देते हैं। जी अब्दुल्ला, कोई है स्लाइड्स अवेलेबल आपको? सर वो एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर दीजिए, फिर पूरी स्क्रीन पे ट्राई करना है और प्रेजेंट किया हुआ है।